छोटी सी जिंदगी ने सिखाया बहुत है, हर इंसान की पहचान कराया बहुत है। छोटी सी जिंदगी ने सिखाया बहुत है, हर इंसान की पहचान कराया बहुत है। क्या होती है हर शख्स की अहमियत जिंदगी में? क्या होती है हर शख्स की अहमियत जिंदगी में, ये जिंदगी ने बताया बहुत है। लोग कहते हैं लंबी उम्र है सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। लोग कहते हैं लंबी उम्र है सीखने को बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन इस छोटी सी उम्र ने बदलते चेहरे दिखाए बहुत हैं। हेलो दोस्त, BLR क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज हम आपके सामने 2020 सीरीज़ का अगला नंबर का जो सेट है वो लेकर आए हैं। और इस चलते हैं इसके पहले सवाल की ओर, जो कि इस प्रकार है। निम्न में से किस प्रकार की ऊर्जा में दो प्रकार की ऊर्जा होती है? निम्न में से किस प्रकार की ऊर्जा में दो प्रकार के ऊर्जा होते हैं? ऑप्शन है विद्युत ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा या फिर यांत्रिक ऊर्जा। ध्वनि ऊर्जा या फिर यांत्रिक ऊर्जा। तो इसका सही जवाब है यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा में दो प्रकार की ऊर्जा पाई जाती है। इसमें काइनेटिक एनर्जी भी एक होती है और दूसरा होती है पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, इसको हम गतिज ऊर्जा और फिर अस्थितिज ऊर्जा भी कह सकते हैं। तो जो गतिज ऊर्जा का जो डेफिनेशन है, हम वैसे कह के उसको समझ सकते हैं जो किसी वस्तु में उसकी गति के कारण उत्पन्न हुई ऊर्जा को हम लोग गतिज ऊर्जा कहते हैं। और पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात करें तो जो पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो स्थितिज ऊर्जा से संबंधित है, जिसे हम कह सकते हैं किसी वस्तु में उसकी विशेष स्थिति अथवा अवस्था के कारण जो ऊर्जा होती है, जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, उसे हम स्थितिज ऊर्जा कह सकते हैं। जैसे अगर हम किसी हैमर को अगर जो उठा के रखते हैं अगर जो हाथ में, तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी होती है। और अगर जो काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात किया जाए तो जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो जो गतिशील जो कोई चीज़ मोशन में है उसमें वो पाया जाता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि दूसरे नंबर का क्वेश्चन है। निम्न में से किसका कोई इकाई नहीं होता है? निम्न में से किसका कोई इकाई नहीं होता है? आवर्धन, फोकल लंबाई, लेंस की शक्ति या फिर निर्वाह शक्ति। निम्न में से किसका कोई इकाई नहीं होता है? तो अगर जो इकाई की बात किया गया है इसमें, एक निम्न में से किसका कोई इकाई नहीं होता है, तो इसका सही जवाब है आवर्धन। आवर्धन का कोई इकाई नहीं होता है। आवर्धन का कोई इकाई नहीं होता। अगर जो हम आवर्धन के बारे में कुछ अगर जो जान लेते हैं तो आवर्धन होता है, आवर्धन हम किसे कहेंगे? किसी वस्तु के वास्तविक आकार को बदले बिना उसके अपने वास्तविक आकार से बड़ा दिखाना ही आवर्धन कहलाता है। इसका कोई SI मात्रक नहीं होता है। और इसका कोई SI मात्रक नहीं होता है क्योंकि यह कोई भौतिक राशि नहीं है। अगर जो हम फोकल लंबाई के बारे में बात करें तो फोकल लंबाई का SI जो यूनिट होता है, फोकल लंबाई का SI यूनिट जो होता है वो मीटर होता है। इसका SI यूनिट मीटर होता है। और आवर्धन के बारे में तो हम बता ही चुके हैं आपको। चलिए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। और लेंस का जो शक्ति होता है इसे हम डायोप्टर में मापते हैं। बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर, जो कि इस प्रकार है। ओपन मार्केट ऑपरेशंस RBI द्वारा किस चीज़ की विक्रय और क्रय को संदर्भित करता है? ओपन मार्केट ऑपरेशंस RBI द्वारा किस चीज़ को विक्रय और क्रय को संदर्भित करता है? विदेशी मुद्रा, सरकारी प्रतिभूतियाँ, अचल परिसंपत्ति या फिर बुलियंस। इसका सही जवाब है सरकारी प्रतिभूतियाँ। जो ओपन मार्केट ऑपरेशंस है RBI द्वारा किसको संदर्भित करती है? सरकारी प्रतिभूतियाँ को संदर्भित करती है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि चौथे नंबर का क्वेश्चन है। निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया में किस उत्पाद को X से दर्शाया गया है? इसमें क्या कैल्शियम कार्बोनेट दिया गया है, जो कि हीट करने पर CaO प्लस X बन जाता है। इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। अगर जो हम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड बन जाता है और X। तो इसमें हम देख लेते हैं कि कैल्शियम जो है इसमें जो कैल्शियम इसमें दिया हुआ है, तो कैल्शियम और कार्बोनेट, तो कैल्शियम अगर जो हीट करने पर कैल्शियम ऑक्साइड बन रहा है तो यहाँ कैल्शियम CO3 है। इधर जाके CO बन रहा है, तो इधर बच क्या जाएगा? CO2 बन के, जो हीट होने के बाद जो CO2 हमारा बन के उड़ जाएगा। तो इसमें क्या हो रहा है? X के जगह पे CO2 आएगा। इसका मतलब इसका आंसर जो है CO2 सही जवाब है। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि 5वें नंबर का क्वेश्चन है। मेंडलीफ की आवर्त सारणी किस सन
के दौरान एक जर्मन पत्रिका में प्रकाशित हुई? मेंडलीव की आवर्त सारणी किस सन के दौरान एक जर्मन पत्रिका में प्रकाशित हुई? 1871 ईस्वी में, 1872 ईस्वी में, या फिर 1874 ईस्वी में, या फिर 1873 ईस्वी में? तो इसका सही जवाब है 1872 ईस्वी में। जो मेंडलीव का जो आवर्त सारणी है जो प्रकाशित हुआ था जर्मनी में, कब प्रकाशित हुआ था? 1872 ईस्वी में। छठे नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी फसल फलीदार है? निम्न में से कौन सी फसल फलीदार है? अनाज, दलहन, मुचना या फिर तिल? तो जो फलीदार फसल में जाने जाता है, मुख्य रूप से दलहन का जो फसल होता है ये फलीदार होते हैं। फलीदार किसको कहते हैं वो थोड़ा सा देख लेते हैं। खासकर दलहन में ही पाया जाता है। फलीदार जो होते हैं खासकर दलहन में ही पाया जाता है, जो कि फलीदार कवर में पैक होती है। फलीदार कवर में पैक होती है, जैसे मसूर, अरहर, मटर, ये सब फलीदार कवर में जो कि गद्देदार जो पैकेज होते हैं इसमें पैक होते हैं, जो वो नेचुरल होता है। आते हैं 7वें क्वेश्चन की ओर। मथुरा तेल रिफाइनरी उत्तर प्रदेश की इकलौती रिफाइनरी है और यह देश में भारतीय तेल रिफाइनरी की श्रृंखला में कौन सा स्थान पर आती है? छठे नंबर पर, 9वें नंबर पर, 5वें नंबर पर, या फिर 7वें नंबर पर? जो मथुरा तेल रिफाइनरी है वो भारत में पूरे अगर जो रिफाइनरी की श्रृंखला में देखा जाए तो कितने नंबर पर आती है? इसका सही जवाब है ये 6वें नंबर पर आता है। पूरे भारत में इसका जो रैंक है 6वें नंबर पे है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि 8वें नंबर का क्वेश्चन है। मेरिस्टेमेटिक उत्तक एक विशेष भूमिका निभाते हैं और अपने विभाजन करने की क्षमता को त्याग देते हैं और तब निम्न में से क्या बनाते हैं? अगर जो मेरिस्टेमेटिक उत्तक जो है अपनी भूमिका को निभाते हुए अपना विभाजन की क्षमता को अगर जो खो देते हैं, त्याग कर देते हैं, तब उनमें से क्या बन सकता है? ऑप्शंस को देख लेते हैं। छलनी नली की कोशिका, सहयोगी तंतु, अस्थायी उत्तक, या फिर आरबीसी? इसका सही जवाब है अस्थायी उत्तक। ये जो है अस्थायी जो मेरिस्टेमेटिक जो उत्तक हैं अपना क्षमता को खो देने के बाद ये अस्थायी उत्तक को बनाते हैं। चलिए चलते हैं 9वें नंबर क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में पतली कोशिका भित्ति के साथ अपेक्षाकृत गैर विशिष्ट कोशिका होती है? निम्नलिखित में पतली कोशिका भित्ति के साथ अपेक्षाकृत गैर विशिष्ट कोशिका होती है। ऑप्शंस देख लेते हैं। पेरेनकाइमा, कोलेरेनकाइमा, ट्रैकिड्स, स्क्लेरेनकाइमा? इसका सही जवाब है पेरेनकाइमा। इसका सही जवाब है पेरेनकाइमा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि 10वें नंबर का क्वेश्चन है। किस गैस का उपयोग चिप्स को ऑक्सीकृत होने से रोकने के लिए किया जाता है? किस गैस का उपयोग चिप्स को ऑक्सीकृत होने से रोकने के लिए किया जाता है? अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का, क्लोरीन का, क्लोराइड का, या फिर हाइड्रोजन का? इसका सही जवाब है नाइट्रोजन का। इसका सही जवाब है नाइट्रोजन का। अगर जो हम कोई भी चिप्स का पैकेट या फिर कुरकुरे खाते हैं तो उसमें हम लोग पहले ही ऑब्जर्व कर चुके हैं कि उसमें कोई हवा भरा हुआ होता है, और वो कौन सा हवा भरा हुआ होता है? नाइट्रोजन भरा हुआ होता है। अगले बार से खाने से पहले ध्यान रखें कि नाइट्रोजन भरा हुआ है। बढ़ते हैं 11वें नंबर क्वेश्चन की ओर, जो कि इस प्रकार है। योनि निम्नलिखित में से किस ओर जाती है? योनि निम्नलिखित में से किस ओर जाती है? गर्भाशय की ओर, गर्भाशय ग्रीवा की ओर, या फिर फैलोपियन ट्यूब की ओर, या फिर अंडवाहक नलिका की ओर? किसके ओर जाती है? जो योनि जो है निम्नलिखित में से किसके ओर जाती है? किसके ओर जाती है? इसका सही जवाब हम देख लेते हैं, जो कि 11वें नंबर का क्वेश्चन है। इसका सही जवाब है गर्भाशय की ओर, गर्भाशय ग्रीवा की ओर। जो योनि है निम्नलिखित में से किसके ओर जाएगी? गर्भाशय ग्रीवा की ओर जाएगी। 12वें नंबर का क्वेश्चन है। ओम का नियम किसके बीच से संबंध का वर्णन करता है? ओम का नियम किसके बीच संबंध का वर्णन करता है? विभवांतर और विद्युत आवेश, विद्युत धारा और विद्युत आवेश, विभवांतर और विद्युत धारा, या फिर विद्युत आवेश और समय? तो जो ओम का नियम है किसके बीच का संबंध को दर्शाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, विभवांतर और विद्युत धारा के बीच में जो ओम का जो नियम है वो संबंध दर्शाता है। बढ़ते हैं 13वें नंबर के क्वेश्चन की ओर। आंध्र प्रदेश का राज्य पशु क्या है? आंध्र प्रदेश का जो राज्य पशु है वो क्या है? कृष्ण मृग है, या फिर बैल है, या फिर मिथुन है?
या फिर एक सींग वाला गेंडा है। कौन है? आंध्र प्रदेश का राज्य जो पशु है वो कौन है? कृष्णमृग है। ऑप्शन से इसका सही आंसर हो जाएगा, कृष्णमृग है जो आंध्र प्रदेश का राज्य पशु है। अब यहाँ देख लेते हैं जो कि 14वें नंबर का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा धातु जल मिश्रित HCl के साथ में प्रतिक्रिया नहीं करता है? निम्नलिखित में से कौन सा धातु जल मिश्रित HCl के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता है? एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, जिंक या फिर कॉपर। इसका सही जवाब है कॉपर। इसका सही जवाब है कॉपर। बढ़ते हैं 15वें नंबर क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किसका SI इकाई एम्पियर है? निम्नलिखित में से किसका SI इकाई एम्पियर है? कोई ऑप्शन देख लेते हैं। प्रतिरोध का, विद्युत आवेश का, विभवांतर का या फिर विद्युत धारा का। इसका सही जवाब है विद्युत धारा का। जो विद्युत धारा जो होता है उसका SI मात्रक एम्पियर होता है। बढ़ते हैं 16वें नंबर क्वेश्चन की ओर। निम्न में से किस वैज्ञानिक ने यह दिखाया कि द्रव्य और ऊर्जा में ऊर्जा को द्रव्य से ऊर्जा में और ऊर्जा से द्रव्य में स्थानांतरित किया जा सकता है? किसने बताया था? देख लेते हैं ऑप्शन को। जोसेफ प्राउस्ट, चार्ल्स अल्बर्ट आइंस्टीन या फिर रॉबर्ट बायल। इसका सही जवाब है अल्बर्ट आइंस्टाइन। अल्बर्ट आइंस्टाइन ही बताए थे कि जो किसी भी द्रव्य को ऊर्जा से या द्रव्य में या फिर द्रव्य से ऊर्जा में हम स्थानांतरित कर सकते हैं। 17वें नंबर का क्वेश्चन है जो कि देख लेते हैं। दिल्ली के किस सुल्तान ने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया था? दिल्ली के किस सुल्तान ने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया था? इसका सही जवाब इसका ऑप्शन हम देख लेते हैं। इल्तुतमिश, अकबर, गयासुद्दीन तुगलक या फिर मोहम्मद बिन तुगलक। इसका सही जवाब है मोहम्मद बिन तुगलक। जो मोहम्मद बिन तुगलक थे दिल्ली से अपनी राजधानी दौलताबाद को स्थानांतरित किए थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर जो कि 18वें नंबर का क्वेश्चन है। किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता है? किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता है? आरोपित बल पर निर्भर नहीं करता है या फिर बल और विस्थापन के बीच के कोण पर निर्भर नहीं करता है या फिर विस्थापन पर निर्भर नहीं करता है या फिर वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है? इसका सही जवाब है वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। किसी वस्तु पर किया गया कार्य किस पे निर्भर नहीं करता है? तो वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। बढ़ते हैं आज के सेकंड लास्ट क्वेश्चन पे जो कि इस प्रकार है। भविष्य में रेडियो, टेलीफोन, टेलीग्राफ और टेलीविजन तक के विकास की नींव किसने रखी? क्वेश्चन एक बार फिर से देख लेते हैं। भविष्य में रेडियो, टेलीफोन, टेलीग्राफ और टेलीविजन तक के विकास की नींव किसने रखी? अल्बर्ट आइंस्टाइन, माइकल फैराडे, हेनरिक रुडोल्फ हर्ट्ज, जोसेफ जॉन थॉमसन। इसका सही जवाब है हेनरिक रुडोल्फ हर्ट्ज। हेनरिक रुडोल्फ हर्ट्ज जो थे वो भविष्य में रेडियो, टेलीफोन, टेलीग्राफ और टेलीविजन तक के विकास की नींव रखी थी। बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर। भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? देखिए, अगर जो वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए और जो बेल आइकॉन है उसको भी प्रेस कीजिए ताकि जो हमारा अगला वीडियो जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो आता है उनकी जानकारी आपके पास सबसे पहले पहुंच पाए। और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इसका अगर जो मोरारजी देसाई, राजीव गांधी, PV नरसिम्हा राव, IK गुजराल। क्वेश्चन क्या था? भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? इसका सही जवाब है राजीव गांधी। राजीव गांधी जी को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। इसका सही जवाब है। धन्यवाद। जय हिंद।